एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को पता चल चुका होगा कि सीटेक नोटिफिकेशन दिसंबर वाला आउट हो चुका है। जितने भी बच्चे अभी फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं तो अपना फॉर्म फिल आराम से करना, अभी बहुत टाइम है। कल से स्टार्ट हुआ यानी कि 17 तारीख से आपके फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, जो लास्ट डेट 16 अक्टूबर है और आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर को है। तो आपके पास मिनिमम 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको 1.5 महीने सिलेबस कवर करना है, प्लस आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो 1 दिसंबर का पेपर है। अभी यहाँ पे क्लास जो है हिस्ट्री की, क्लास 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से क्लासेस डिले हो रही है। और इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि जिसको भी हिस्ट्री के नोट्स चाहिए इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में, बोथ मीडियम में है, पेड नोट्स होंगे। मैं व्हाट्सअप का लिंक दूंगी यहाँ ऊपर, आप वहाँ पे जाके अपने नोट्स ले सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और आपको देन मैं इसका प्राइस बता दूँ। बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, ठीक है। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि क्या बताती है हमें किताबें सभी जगह भी कुछ ना कुछ हमें कहानियाँ बताती है। साथ ही साथ कब्रों से भी हमें पता चलता है कि क्या किस कब्र में कौन सी कब्र दफनाई गई थी। तो आज के अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हाईलाइट जरूर कर दूंगी मैं ताकि आपको याद रहे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है, जो आपको पता है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में चार ग्रंथों के बारे में, अलग अलग 4 वेदों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। जिसमें हमें ऋग्वेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है और अर्थावेद पढ़ा है। तो सबसे पुराना जो 3500 साल पहले ऋग्वेद रेडी हुआ था वो था ऋग्वेद यानी कि सबसे पुराना ऋग्वेद माना जाता है। 3500 साल पहले उसकी रचना हुई थी। ऋग्वेद में मतलब इतनी सारी हजार प्रार्थनाएं होती है, जिसे हमें सूक्त कहते हैं, जो ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में है। तो यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो इसको हाईलाइट जरूर कर लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ये देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद 1000 से ज़्यादा कथाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, यानी ऊंचे स्वर में क्लियर हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही तो सही शब्द में आपको समझ में आना चाहिए, तो वही कहने का अभिप्राय है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, बताते हैं, गाना गाते हैं या बताते हैं देवी देवताओं की रचना, उसको कहते हैं। तो इनमें से 3 देवता के बहुत ही महत्वपूर्ण मान जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है 100%, तो स्टार लगा लेना। अग्नि देवता, जो हमारे अग्नि देवता आग के देवता थे। इंद्र देवता हमारे युद्ध के देवता माने जाते हैं। सोम देवता एक पौधे का नाम है, ठीक है। ये तीनों ही इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो पौधे के बारे में, वो एक खास तरह का पेय पदार्थ है। पेय मतलब जो पीने वाली चीज़ें होती है, जो हमें कहीं ना कहीं, जैसे हम मान लीजिए रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो रूह अफ़ज़ा भी किसी फूल से बना हुआ होता है, तो उसी के बारे में वो बात कर रही है। अगले पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सर से मतलब खुद से बोलना, कंठस्थ करवाना, बार बार उस चीज़ को जोर जोर से बुलवाते थे। अधिकांश सूक्तियों की रचना, अधिकांश जो सूक्त लिखे गए थे उसके रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राकृत संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी, जो ऋग्वेद पढ़ा जाता था, बोला जाता था, सुना जाता था, तो उसकी जो भाषा थी प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत थी, जो आज स्कूल में हम संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे है संस्कृत में और कौन सी अन्य भाषाओं के बारे में जिक्र हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा भूगोलीय भारत यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। भारत की कई भाषा हैं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषा ऐसे हैं जो अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश इसी परिवार से जुड़ी है, यानी हमारी संस्कृत और अन्य भाषा से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई ऐसे शब्द जैसे थे जिन्हें मात्र मतलब संस्कृत, माँ मतलब हिंदी, मदर मतलब अंग्रेजी शब्द को देखा होगा। क्या तुम्हें इसके समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली होती थी। बोली मतलब जो आसपास के क्षेत्र में अपनी डिफरेंट भाषा को बोलते थे। उदाहरण के तौर पर पूर्वी उत्तर में, उत्तर प्रदेशों में तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती, जैसे तमिल हो गई, जहाँ पे हमारी तेलुगु हो गई, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती थी। उस समय की द्रविड़ परिवार की भाषा कहा जाता था तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को।
उसके बाद जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती थी, भाषाई ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी थी। ठीक है, ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने हाईलाइट भी इसलिए कर रही हूँ, तो आपको इसी तरीके के नोट्स भी बहुत बढ़िया बनाए हैं। आगे देखते हैं। जब या हम जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं वे लिखी व छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण भी किया गया है, श्रवण भी करा, मतलब उच्चारण मतलब बोला भी गया है, सुना भी गया है, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों तक बीत जाने के बाद भी इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम भी तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। अभी जो ऋग्वेद थे उसका अध्ययन कैसे किया था इतिहासकारों ने। इतिहासकारों जो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत की जानकारी इकट्ठी करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त थे जो वार्तालाप के रूप में थे, यानी बातचीत के रूप में थे। विश्व मित्र नामक ऋषि और देवी देवता के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियां, व्यास नदी और सतलुज के बीच में ये संवाद एक दूसरे के सूक्त का ही अंश है, जो मतलब एक हिस्सा है। आगे देख लेते हैं। ये दे रखी है ऋग्वेद की पांडुलिपि से बनी हुई है। पांडुलिपि तो आपको पता है भुज नामक खेल के 4 से बनी थी। ये कश्मीर की है, 150 साल पुरानी, छपने के लिए दी गई। तो अंग्रेजी भाषा के अनुवाद थी। बाद में इस पांडुलिपि को पूना या महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। ये वार्तालाप हुए हैं। विश्वामित्र नदी, 2 नदियों के बारे में बात हुई थी, जिसमें व्यास नदी और दूसरी शतरुंज नदी। ठीक है, आगे मवेशी और घोड़े और रथ का काम क्या होता था इस समय ऋग्वेद में। अब पढ़ते हैं मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएं थीं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाहों के लिए, जैसे कि जैसी सारी फसलों को उपजाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आगे और कुछ है कि युद्ध में जीते गए धन का भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और शेष धन आम जनता में बांट दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। उसके बाद कह रहे हैं कुछ धन जो होता था वो क्या करते थे, आम जनता में बांट दिया जाता था, और कुछ धन यज्ञ के लिए उपयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती, जिसमें घी, अनाज और अन्य जानवरों को आहुति भी दी जाती। अधिकांश लोग इन युद्ध में भाग लेते थे। स्थायी सेना होती नहीं थी, लेकिन सभा में मिलते जुलते रहते थे और कुछ युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ के लोग ऐसे सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हैं। अब वहाँ की विशेषता क्या थी, शब्द के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार, समुदाय और निवास स्थान यानी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखिए। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर होता है। जैसे पुरोहित, जिन्हें हमें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे थे यादा। राजा वो वाले राजा नहीं थे जो हमारे जिसकी अपनी प्रजा होती थी। ये वे राजा थे जो अपनी, ना तो इनकी अपनी कोई राजधानी होती थी, ना महल होते थे, ना इनके पास सेना होती थी, ना कर वसूल करते थे, और मृत्यु के बाद इनका बेटा भी शासक नहीं बन पाता था। ठीक है, इसके बारे में आगे देखिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हाईलाइट कर लेना। जनता और पूरे समुदाय के 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। एक था जन का प्रयोग हिंदी भाषा में आज भी होता है। दूसरा है विश मतलब वैश्य शब्द निकला, जिसमें 5 अध्याय में पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम से भी मिलते हैं। इसके बारे में कह रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें पुरुजन या विश या भरतजन या विश या यदुजन या विश जैसे उल्लेख इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन जनों की प्रथाओं में क्या बारे में बात की जा रही है। जिन लोगों ने इन प्रथाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अपने ही विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते हैं जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते हैं। बाद के समय में दास यानी स्त्री, दासी शब्द का प्रयोग गुलाम के लिए हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें अपने ही मालिक की जायदाद माना जाता था, जो काम चाहते थे मालिक वो सब करना पड़ता था। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं कि जिन युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, जो 3500 साल पहले थी, उसी समय दूसरी जगह पे एक अलग से विकास देखा और क्या हो रहा था, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब महाप्रसारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, ये याद रखना। शीला
खंड, ठीक है। महा मतलब पुराना या बड़ा बोल सकते हैं, प्रशांत मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने के लिए लोगों को बड़े करीने से लगाए गए थे। महाप्रशांत कब्रें 3000 साल पहले शुरू हुई थी, जिसकी प्रथा ढक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महाप्रशांत पुरास्थल 2 में दिखाई दे गए हैं, जो महत्वपूर्ण जमीन के नीचे दिख गए थे और कुछ जमीन के भीतर, भीतर मतलब बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये करीने बनाए जाते थे और ये बड़े बड़े पत्थर महाप्रशांत के रूप में हैं। इस तरीके के पत्थर तब बनाए जाते थे जब नीचे कुछ भी सामान रखना हो या कोई कब्र को दबाना हो उनके नीचे, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये इसके सारे आगे पत्थर लगाए जाते थे और ये करीने का जगह बनाई जाती थी जहाँ नीचे की तरफ आने जाने का रास्ता होता था। कई बार पुरातत्व को गोलाकार सजाया जाता था, जो पत्थर होते थे। कभी अकेला पत्थर भी मिलता था, कभी कभार नीचे कब्रों के नीचे भी दर्शाया जाता था। प्रशानों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। कार्यों की सूची बनाना, जैसे गड्ढा खोदना, खोद, बड़े बड़े पत्थरों को ढो के लाना, पत्थरों को तराशना, मरे हुई चीज़ों को दफनाना, तो ये सब पत्थरों के अकॉर्डिंग किया जाता था, है ना। जिसके बारे में बात की जा रही है ऊपर है, ये ऊपर महाप्रशानी से ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यह एक पॉट होल होता है, जो सुराख होता है, बड़ा सा सुराख बनाया जाता है जिसमें पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का, मैंने जो आपको डिटेल में बताया था कि रास्ता होता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। इन कब्रों में कुछ समानता यह है कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन भी दफनाया जाते थे, जिसमें लाल काले मिट्टी के बर्तन होते थे, जिसमें ब्लैक या रेड वेयर नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनके साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उस समय के देखो औजारों में बताया कि कब्रों में मिले लोहे के सामान मिलने लग गए थे। पहले क्या होता था, ईंटों पत्थरों के बनते थे, फिर लकड़ियों के बनने लग गए, फिर आपस सपेता में लकड़ियों के आने लगे, फिर धीरे धीरे लोहे की चीज़ों का इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। लोहे और पत्थरों की चीज़ें। अब है लोगों की सामाजिक असमानता क्या थी, मतलब लोगों की क्या उसमें सोच क्या थी उस समय। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के सारे पाई गई कई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की होगी, कभी कब्र की तुलना दूसरी कब्र से ज़्यादा की होती थी। यहाँ एक व्यक्ति अब कह रहे हैं कि इसी ये इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मगिरी की जो जगह थी वहाँ पे क्या क्या मिले थे। यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। दूसरे कंकालों के सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति बताती थी, कौन से लोग अमीर है तो उनके साथ सादा सामान रखा जाता था, जो गरीब है उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत रहता। अमीर गरीब का फ़र्क पता चलता था, कुछ लोग सादा थे तो कुछ अनुयायी, ठीक है। आगे ये इंपॉर्टेंट है, कुछ खास कब्रें परिवारों की भी थी। कभी कभी महाप्रशांत एक से अधिक कंकाल मिले, यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर अलग अलग तरफ से दफनाया गया था। बाद में मरने वालों लोगों के पोर्ट बिलियर के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों में गोलाकार लगाए गए पत्थरों के चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने भी सकते थे, ठीक है। इनाम गाँव के बारे में पढ़ते हैं। इनाम गाँव के बारे में एक विचित्र बात है, उसको ध्यान में रखना है बस। इनाम गाँव क्या था कि भीमपेटिका भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह थी जिसका नाम था, ये हुआ था 3600 से 2700, ये ध्यान रखना है। यहाँ के लोगों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सिर हमेशा उत्तर की दिशा की तरफ होता था। कई घर के अंदर ही दफनाया जाता था, तो कहीं बाहर खाने पीने के सामान रखे दिया जाते थे शव के पास। यहाँ पे एक चीज़ और मिली है कि आदमी के 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बर्तन की संदूक मिली है और बीच में बस्ती के बीच में बसा हुआ शहर था। आगे देखिए, ये कह रहे हैं यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है। इनमें से एक अनाज का गोदाम है और शव के पैर मुड़े हुए मिले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कंकाल के बारे में क्या बताते हैं। कंकाल छोटे आकार के बच्चे छोटे आकार को आसानी से पचा, लेकिन एक बच्चा और एक बच्चे के कंकाल का कोई फ़र्क नहीं होता था। कभी कभी कंकाल लोगों के सामान के आधार पर ही अंदाज़ा लगाता। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के गहने मिले हैं तो कहीं महिला मान लिया जाता था, तो लेकिन ऐसी समस्या है जो पुरुष के आभूषण मानते थे, क्योंकि उस समय आभूषण पुरुष भी पहनते थे और महिला भी पहनती थी, तो उनकी पहचान करना मुश्किल था। कंकाल का लिंग के आधार पर उनकी पहचान की जाती थी और बच्चों का जन्म देती थी, इसलिए उनके जो कुल पुरुष आदि बड़े होते थे। आगे कह रहे हैं कि आज जो है 2000 साल पहले चरक पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्हें चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक रचना 307 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। चरक
ने अपनी गिनती दांत, हड्डियों और हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब उस समय के इनाम गाँव के लोगों के रहन सहन कैसा था। इनाम गाँव में गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, गेहूँ के बीज होते थे, हड्डियाँ मिलती थी जानवरों, कई जगह काटे हुए निशान थे, लोग खाते थे। भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल, भैंस, तितरमंडा, कृष्ण, ये सभी जानवरों को पालते थे। मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है और बेर और खजूर जैसे रस भरी जैसी एकत्र चीज़ें भी कहाँ मिली है, इनाम गाँव में। तो इनाम गाँव में मैंने आपको बता दिया। ये एक चित्र दे रखा है, इसमें बताया गया कि इस चित्र के माध्यम से उस समय जानवरों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती थी हड्डियों के हिसाब से। तो राजा तो लिपिक हड्डियों के लिए सवाल पूछते थे, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें गर्मी में चटक जाने के बाद इसमें भविष्यवाणी की जाती थी, आसानी से सुन भी सकते थे। सोच भविष्यवाणी के आगे आने वाले समय। तो राजा शहर में महल बनाकर उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिससे बड़ी बड़ी नक्काशी और कांसे के बर्तन प्राप्त होते जिसे इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपको पॉइंट पढ़ना है और जो जो मेन चीज़ें जो हर बार पूछे जाते हैं उनको हाईलाइट करके नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मेरे नोट्स ले सकते हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बहुत मीडियम में नोट्स बन चुके हैं हिस्ट्री के। जिसको भी चाहिए मैं व्हाट्सअप नंबर दूंगी यहाँ पे, लिंक आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, देन पे नोट्स से बहुत मिनिमम प्राइस है। बाकी नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।